तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी। और उत्तर प्रदेश में एक अच्छी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार रिजल्ट उतना बेहतर नहीं था और इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अब एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो तेज तर्रार आईपीएस अफसर के तौर पर उनको हर कोई जानता है। बतौर पत्रकार समाज सुधार भी किया और आज के दौर में विधायक बनकर जनता की सेवा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी एसटीएफ के चीफ रह चुके असीम अरुण जी की, जो फिलहाल बीजेपी के विधायक हैं और योगी सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद संभाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले सवालों की शुरुआत करते हैं कि राजनीतिक हलचल को लेकर तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है, क्या क्या चुनौतियां रहेंगी नई सरकार के सामने और खासकर यूपी की जो इस बार रिजल्ट आया उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जैसा आपने 2 दिन पहले मोदी जी का लेख पढ़ा, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एक भी पल गंवाना नहीं है और विकसित भारत की यात्रा में हम लोग को जुट जाना है। और आपने देखा कि वो जुट भी चुके हैं। इसमें प्रदेश स्तर पे भी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने तत्काल आज बैठकें, समीक्षा, आगे की योजनाओं पे काम करना शुरू कर दिया और मोदी जी ने भी इस चीज़ पे काम तुरंत शुरू कर दिया। तो आने वाला समय चुनौती का नहीं है, आने वाला समय अवसरों से भरा हुआ है और एक बहुत बड़े संकल्प को लेकर के काम करना है हम लोग को। जो अगले 25 या कहूँ 24 साल की यात्रा है विकसित भारत बनाने की, उसका सबसे महत्वपूर्ण 5 साल हम लोग को मिला है। इस 5 साल में हमको जो भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी बची हैं कहीं पे भी, उसको पूरी तरीके से दूर करना है। जो भ्रष्ट लोग हैं उनके ऊपर और कठोर कार्रवाई करना है पिछले 10 साल का जो अनुभव है उसके आधार पे। और सबसे बड़ी बात, हमको हर चीज़ को परिष्कृत करना है, हर सिस्टम को, हर प्रणाली को और मजबूत करना है। आईटी का प्रयोग करना है, आधार से जोड़ना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी तकनीक का लाभ उठाना है, जिससे कि जनता का, टैक्स पेयर का जो एक एक रुपया आता है वो पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी होशियारी के साथ में, अच्छी गुणवत्ता के साथ में ज़मीन पर लगे, लोगों तक पहुँचे। ये विकसित भारत बनाने के महत्वपूर्ण पहलू होंगे और उन पे काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल। और देखिए असीम जी, 100 दिन का जो रोड मैप है वही प्रधानमंत्री उस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आपके राज्य की हो रही है। यूपी में इस बार माना जा रहा है कि 70 से 72 सीट आने वाले की उम्मीद थी, लेकिन जिस हिसाब से प्रदर्शन हुआ, क्या लगता है चूक कहां रह गई? ये गहन विश्लेषण का विषय है और मैं स्वयं कर रहा हूँ, हमारी टीम कर रही है, हमारे संगठन में बहुत अच्छी डेटा एनालिसिस हम लोग करते हैं, सबका फीडबैक लिया जा रहा है। दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, ग्लास कितना भरा है और ग्लास कितना खाली है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हमारे लिए संतुष्टि का विषय है, बड़े गौरव का विषय है कि आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधान सेवक बनने का मौका मिल रहा है और जो विकास की यात्रा देश में चल रही थी उसको और गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र या एक बूथ में भी कहीं पे कोई कमी अगर छूटी है तो ये हमारी हमेशा की परंपरा है, हम विश्लेषण करते हैं। हम अगर उस गली से हमको वोट नहीं मिला तो वहाँ के विकास को हम तेज करते हैं, वहाँ के लोगों का दिल जीतने का काम करते हैं और इसीलिए हर चुनाव में हम अपने आप को पहले से और बेहतर पाते हैं। इसी नीति के ऊपर, इसी तरीके के साथ हम लोग ने 500 सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनता है। प्रभु श्री राम अपने भव्य भवन में विराजमान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अयोध्या के उम्मीदवार हार जाते हैं। इसको लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। आज अखिलेश यादव ने कहा कि भाई मुद्दों पे वोट किया है, धर्म कर्म पे नाम, धर्म कर्म व्यक्तिगत होता है, अब जनता ने उसको नकार दिया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा था, सेंटिमेंटल मुद्दा था, लेकिन यहां पर भी आपको घेरा जा रहा है। भगवान श्री राम का मंदिर बन के तैयार हुआ, ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। ये राजनीति का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी नहीं था। ये राष्ट्रीयता का, राष्ट्र प्रेम का मुद्दा है, सांस्कृतिक विषय है और सबसे बड़ी बात न्याय हुआ, इस चीज़ का विषय है। इसको विरोधी पार्टियों ने हमेशा राजनीतिक रूप देने की कोशिश की। अगर हम याद करें 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, तो अखिलेश जी को भी निमंत्रण मिला था। अगर आपके लिए समान रूप का भाव था तो आपको उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए था, पर आपको वोट बैंक की चिंता थी और आपने उसको एक अकारण राजनीतिक मुद्दा बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने उसको कभी भी राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं लिया। वो हमारे हृदय से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सरकारें आती जाती हैं, वोट कभी मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन भगवान श्री राम की आस्था वो तो अडिग है, वो तो हमेशा रहेगी।
मंदिर बन के तैयार है, ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है और हम लोग इस बात से ही बहुत और सर जब संतुष्ट राम हैं। का जिक्र करते हैं चुनाव तो में निषाद राज का हम जिक्र जरूर विकास होता के है। मुद्दे पे गए थे। ऐसे में आपके हर साथी चुनाव में निषाद चुनाव में पार्टी के सर जब मुखिया है संजय निषाद, उनसे जब बातचीत हम लोग कर रहे थे, वो ये कह रहे कि बीजेपी के अंदर भीतर का था, नाराजगी बहुत ज्यादा थी, उसको लोग समझ नहीं पाए और जिसका असर ये हुआ। और इसके अलावा जो 400 पार का नारा, लोग ये मान के चल रहे भाई हम तो जीत ही रहे हैं, और फील्ड में जो लोग नाराज थे, कार्यकर्ता नाराज थे, उनके नब्ज को नहीं पकड़ पाए। भीतर घात का आपके साथ ही बात कर रहे हैं। जिस भी लोकसभा क्षेत्र में या जिस भी बूथ में हमारा वोट कम हुआ है या कम मिला है, ये एक विश्लेषण का विषय है और हमेशा ग्लास कितना भरा है ये भी महत्वपूर्ण है, ग्लास कितना खाली है ये भी महत्वपूर्ण है। और जो खाली है उसके ऊपर हम लोग ने काम करना शुरू कर दिया अपने अपने विधानसभा में, अपने अपने लोकसभा में। जैसे मैं कन्नौज से विधायक हूँ, मैं लगातार विश्लेषण कर रहा हूँ कि कहाँ पे हमारे वोट बढ़े, कहाँ पे हमारे घटे। जहाँ पे भी हमें वोट घटे हैं, जहाँ बढ़े हैं, वहाँ भी हमको हर गली तक अपना काम लेकर के पहुँचना है, हर घर तक, विशेषकर जो गरीब तबका है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा है, उनके घर तक हम विकास कार्यों को पहुँचाने में सफल हुए हैं। लेकिन क्या कमी रह गई कि हमको वोट नहीं मिला? हम घर घर जाके बात करेंगे, हम उनको विकास से भी संतुष्ट करेंगे और उनका विश्वास भी जीतेंगे, जिससे कि जिस उद्देश्य के साथ, जिस बड़े उद्देश्य के साथ सबका विकास के लिए हम लोग जुटे हैं, उसको हम लोग पूरा कर सकें। असीम जी, एक बहुत बड़ा वर्ग था, लाभार्थी वर्ग था, और जिसने 2022 में बहुत बड़ा फैक्टर काम किया था उसमें, और वो बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में बहुत मदद किया था। इस बार क्या लगता है कि लाभार्थी वर्ग जिसको बहुत लाभ मिला वो खिसक गया क्या? ऐसा नहीं है। जो मोदी जी की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं लोग, चुनाव प्रचार के दौरान हमने स्पष्ट रूप से देखा और आंकड़ों से भी मैं विश्लेषण कर रहा हूं तो पाता हूं कि जिसको एक परिवार माने, गरीब परिवार है, उनके जो परिवार के मुखिया हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मान लीजिए 2 दिन के लिए उनकी तबीयत खराब हो जाए या किसी वजह से वो रिक्शा ना चला पाएँ, वो अपनी रेडी ना लगा पाएँ, तो आज उस परिवार के भोजन की चिंता मोदी जी ने अपने ऊपर ले रखी है। उस परिवार को, बच्चों को आज तीनों टाइम का भोजन मिलेगा, ये प्रबंध मोदी जी ने किया है और ये बात सब लोग कहते हैं। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें आवास भी है, शौचालय भी है, गैस, बिजली, और अब पीएम सूर्य के जरिए फ्री बिजली भी मिलने वाली है। ये एक बहुत बड़ा कदम है और गरीबी हटाओ, गरीबी दूर कर लेंगे तो बहुत दिन से सुन रहे थे, लेकिन पिछले 10 साल में मोदी जी इस बात में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल हुए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण है, ये आंकड़ा है। तो आज जितने हमने एयरपोर्ट बनाए, हाईवे बनाए, इन सब प्रोजेक्ट पे हम वही लाभार्थी ग्रुप सर, जब 2022 में सरकार बनी थी, मैं खुद उधर आजमगढ़ गया था सर, आजमगढ़ गया था, तमाम जो मुस्लिम तबके की महिलाएं थी वो कह रही थी भाई योगी बाबा ने हमको आवास दिया है और हम तो उन्हीं को वोट दे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि तमाम वो जो लाभार्थी वर्ग थे, माना जा रहा है कि वो बहुत तेजी से सपा की तरफ शिफ्ट हुए हैं और यही वजह है कि उनकी सीट आपसे ज्यादा आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा आपने स्वयं बोला, आपने स्वयं सुना होगा, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मुस्लिम महिला, एक महिला कह रही थी कि उनको लाभ मिला, वो मोदी जी के साथ हैं। ऐसा मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान पिछले 10 साल का भारत की राजनीति में है कि उन्होंने जाति, धर्म आदि के जो वोट बैंक थे उनको ध्वस्त करने का काम किया है और विकास की राजनीति, या जिसको योगी जी बोलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, लाने में सफल हुए हैं। अब अगर किसी लोकसभा में हमें वोट कम मिले हैं, विधानसभा में कम मिले हैं, तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि हमारे सारे फैक्टर वहां पे गलत हो गए। आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा था सर, क्योंकि आरक्षण को लेकर तमाम तरह की बातें उठाई गई। राहुल गांधी वो संविधान वाली बुक, लाल किताब लेके हर सभा में जाते थे और कहते थे कि अगर बीजेपी मोदी जी आ गए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर है क्या? संविधान बचाओ का जो इन्होंने आडंबर किया, ये इस बार का नहीं है। मैं देख रहा था, ये फरवरी या मार्च 2018 में, यानी 2019 के चुनाव से पहले भी इन्होंने एक कार्यक्रम किया था तालकटोरा मैदान में और वहां से इन्होंने संविधान बचाओ कार्यक्रम अपना ये चलाया। तो इस भ्रम को पैदा करने की कोशिश ये बहुत पहले से कर रहे हैं और इस बार भी मोदी जी ने स्वयं इस बात को कई बार स्पष्ट किया। हम लोग ने भी इस बात को घर घर जाके स्पष्ट किया और जो हमारा संविधान है वो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। वो केवल कोई उपन्यास नहीं है जिसको हम हटा के रख सकते हैं, वो तो हमारे देश की
अंतर्भावना है, हमारी आत्मा है, उसको कोई भी लेकिन बदल नहीं सर, सकता असीम है। सर, जब आप हाँ, मूल्यांकन उसको करेंगे तो बदलने आपको की देखना चेष्टा- होगा कि ये एक जो मिनट, आरक्षण का मैं मुद्दा तो बता रहा है, हूं। ये ऐसा मुद्दा है कि बिहार में भी एक बार ऐसे आपकी बनती बनती सरकार रह गई थी, जब एक बार मोहन भागवत जी ने कह दिया था कि इसका जो है समीक्षा होनी चाहिए। और अब जो है लगातार आपका विपक्ष ये कामयाब हो गया मैसेज देने में कि भाई ये लोग संविधान खत्म कर देंगे, ये लोग आरक्षण को खत्म कर देंगे। आप लोग लगता है जनता तक ये बात पहुंचा नहीं पाएंगा कि भाई आरक्षण खत्म करना किसी के बूते की बात नहीं है। संविधान को मोदी जी ने, योगी जी ने केवल ताकत दी है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ताकत मिली। संविधान को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, जिसको 42वां अमेंडमेंट कहा जाता है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, जिसमें सबसे शर्म की बात है ऐसा प्रावधान तक लेकर के आए उस समय कि प्रधानमंत्री के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई चुनौती नहीं जा सकती है, कोई सुन नहीं सकता उसको। ये संविधान विरोधी काम था। और अब हालांकि ये आज 1976 की बात है, मैं उस समय 6 साल का रहा हूँगा, तो बाकी जो युवा हैं वो तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। लेकिन ये बात आज सबको पता है कि संविधान को ताकत देने का किसने काम किया और संविधान को कमज़ोर करने की चेष्टा इन्होंने की। बल्कि संविधान में संशोधन कर ही दिया था वो तो 1977 में सिरे से कांग्रेस को जनता ने वोट आउट किया, बाहर किया, और उसके बाद में जनता पार्टी ने और इस पूरी सर, व्यवस्था यूपी को में एक ठीक और किया। बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी शिवपाल जनसंघ यादव उसमें का आज शामिल एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि जो रिजल्ट आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को तगड़ी पटखनी दी है। 35 से ज्यादा सीट समाजवादी पार्टी जीती। अगर विधानसभा वार अगर चर्चा करें तो इस बार अगर विधानसभा का चुनाव होता तो वो जीत जाते। ऐसे में नैतिकता के आधार पर यूपी गवर्नमेंट को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये शिवपाल यादव का बयान है, मांग है। शिवपाल जी जो कह रहे हैं वो शिवपाल जी उसका तर्क जानते हैं। शिवपाल जी कब क्या कहते हैं ये बड़ी अजीब सी बात रहती है। देखिए, पूरे भारत में आज मोदी जी को, एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। कहीं पे किसी राज्य में हम घट गए, किसी राज्य में हम बढ़ गए, किसी बूथ पे हमको ज़्यादा वोट मिला, कहीं पे हमको कम मिला, लेकिन 272 सीटें चाहिए सर, होती चूंकि हैं, हमारे पास उससे समय लगभग अब 20 से अभाव है, ज़्यादा एक हमारे आखिरी पास में सवाल जो आज सबके दिमाग में, सर, जनादेश है। आप एक तेज तर्रार पुलिस अफसर रहे हैं। एसटीएफ में जो आपने देखा, जो मुख्यमंत्री योगी की योजना थी कि भाई माफिया आए तो यूपी में जेल में रहेंगे या तो यूपी के बाहर रहेंगे। अब आप राजनीति में आ गए हैं। आईपीएस के तौर पर आपका करियर और सियासत दोनों के बीच में आप कैसे देख रहे हैं कि दोनों में कौन सा ज्यादा आसान था, जो कौन आपके लिए ज्यादा अच्छा था? आसान वाला मेरे ख्याल से प्रश्न ही सही नहीं है। दोनों जनता की सेवा करने का मौका है। पुलिस के पास में बहुत त्वरित गति से काम करने की क्षमता है और उसका दायित्व भी है। और एक समाज कल्याण मंत्री के रूप में जिस तेजी से पुलिस किसी की मदद करती है वो अब मेरा काम नहीं है, अब दीर्घकालिक काम है। जैसे कोई वृद्धजन है उनको पेंशन देना है, कोई बीमार है उनका इलाज कराना है, किसी के बच्चे सबसे गरीब परिवार के उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, ये काम समाज कल्याण विभाग या उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री के स्तर पे, पॉलिसी के स्तर पे करती है। तो क्या पुलिस का काम अच्छा था? बहुत अच्छा था। क्या अब काम अच्छा है? ये भी बहुत अच्छा है। दोनों की तुलना करना गलत होगा। ये मेरे ऊपर चुनौती है, मेरे पास अवसर है कि जो मुझे दायित्व मिला है मैं उसको अच्छे से अच्छा पूरा करूं और उसकी मैं संतुष्टि प्राप्त करूं, और जिनको मैं लाभ पहुंचा सकता हूं, बेनिफिट दे सकता हूं, उनको लाभ पहुंचे, ये मेरी सफलता होगी। इससे ज़्यादा मैं सोचता नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, आपने कीमती समय हमको दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।